तो आप सभी ने बियर बाइसेप्स की एक क्लिप देखी होगी जहां पर बोला गया कि भैया एमबीए करना पॉइंटलेस है। माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट MBAs आर नॉट रेलिवेंट। शायद ये आपका भी ओपिनियन है। और आज के जमाने में बहुत से लोग इस विचार को एको भी करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भैया एमबीए करना सच में आजकल पॉइंटलेस हो गया है। मेनली इसके लिए क्योंकि एमबीए का जो कॉस्ट है वो दिन बर दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और एमबीए करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसमें इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहा। तो अगर मान लीजिए आप भी ऐसे एक व्यक्ति है जो ऐसे विचार के हैं, तो एमबीए के अलावा आपके लिए कौन से ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, चलो आज समझते हैं। अब पहले समझ लीजिए कि ये वीडियो किन लोगों के लिए बना हुआ है। वो सारे लोग जिनको एमबीए परस्यू करने इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उतने पैसे नहीं है, या फिर सिंपली डिसाइड किया है कि भैया एमबीए नहीं करना है, कुछ और करना है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास 5 या 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, बैंक में 30 लाख रुपए हैं, तो भैया क्या टेंशन, आप एमबीए कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद उतने पैसे नहीं होते, या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर उनके मार्क्स के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से उनको जहां एमबीए के लिए एडमिशन मिल रहा है वहां पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है फीस देने के बाद सैलरी के फॉर्म में, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि एमबीए करना सरासर पागलपन है, उसको छोड़ के ये सारे कोर्सेज करो। आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन आपको लेना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्स के साथ, जो है MIM, दैट इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट। आप एक तरीके से इसको एमबीए के छोटे भाई की तरह देख सकते हो। ये बेसिकली एक एंट्री लेवल वेरिएंट होता है एमबीए का, जहां पे एडमिशन क्राइटेरिया, कॉस्ट, ड्यूरेशन जैसी चीजें एमबीए के कंपैरिजन में काफी कम होती है। ये मेनली यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर था और धीरे धीरे वहां से बाकी सारे देशों में आया। आज के जमाने में MIM कोर्सेज इंडिया में भी पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि भारत में बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सप्लिसिटली MIM नहीं बोलती, अलग अलग नाम से बुलाती हैं। बट मान लीजिए 1 साल का कोर्स है कहीं पर जो मैनेजमेंट का एक फोकस रखता है एमबीए वाले सब्जेक्ट्स में, तो उसको आप MIM मान सकते हो। अब MIM में भी आपको वो सारे सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे जो आपको एमबीए में देखने मिलते हैं, जैसे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग। और ये कोर्स एडमिशन और जॉब्स के पर्सपेक्टिव से एंट्री लेवल का एक फोकस रखता है। जैसे MIM करने आपको ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली MIM का कॉस्ट भी कम होता है और जब आप MIM करते हो आपको जो नौकरी मिलती है वो भी थोड़ी बहुत एंट्री लेवल की होती है। इसी की वजह से यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे GRE, GMAT या फिर कैट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी दूसरे देश से MIM करने की सोचते हो तो वहां पर आपको शायद एग्जाम्स देनी पड़ सकती है, लेकिन बहुत सी केसेस में आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको एक वेवर भी दिया जाता है। वेवर माने ये, शायद एक यूनिवर्सिटी होगी जो आपको बोलेगी कि भैया हमको GRE में इतने नंबर चाहिए, या फिर अगर आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैथमेटिक्स की पढ़ाई हुई हो तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, प्रोवाइडेड आपको उस मैथमेटिक्स के पेपर्स में एक सेट लेवल ऑफ नंबर आए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है जो आपको कहती है कि यहाँ पर एडमिशन लेने आपको GMAT के स्कोर सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल में मैथमेटिक्स थी, तो उन मैथमेटिक्स पेपर्स में आपके ऑन एवरेज कितने नंबर आए थे, अगर वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो आपको GMAT देने की कोई जरूरत नहीं। टिपिकली एक MIM प्रोग्राम 10 से 12 महीने का होता है और इसका कॉस्ट जो है वो भी MBA प्रोग्राम से ऑलमोस्ट हाफ से समटाइम्स 1/4 तक होता है। भारत में भी आपको कई सारे मास्टर्स इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आप 6 से 8 लाख रुपए के अंदर कर सकते हो। या फिर अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करने तैयार हो, तो आप यूरोप में भी जाके MIM कर सकते हो, जहां पर यह कोर्स ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। अब देखिए, अगर आप MIM कर लेते हो तो आपको नौकरी कौन से टाइप की मिलेगी। मेनली जो सारी मैनेजमेंट पोजीशंस MBA कैंडिडेट्स को दी जाती है, उसके पहले जो पोजीशंस आती है वो MIM कैंडिडेट्स को दी जाती है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सो ऑन। अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ, जो है मास्टर्स इन फाइनेंस या फिर मास्टर्स इन मार्केटिंग। यहाँ पर आपको एक सिंपल 1 ईयर मास्टर्स दिया जाता है जो बेसिकली किसी भी MBA के डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, जैसे इस केस में फाइनेंस या मार्केटिंग। MIM की तरह यहाँ पर भी जो सारे MBA रोल्स के बाद आपको पोजीशंस मिलती है, उसकी स्टार्टर पोजीशंस में आप काम कर सकते हो राइट आफ्टर अ 1 ईयर मास्टर्स इन फाइनेंस और मार्केटिंग और एनी अदर डिसिप्लिन। अब 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन आप ये प्रोग्राम कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से करते हो। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड ये प्रोग्राम MBA से बहुत सस्ता होता है, बिकॉज नंबर 1 वो 1 साल का ही होता है एंड नंबर 2 यहाँ पर मैनेजमेंट फोकस भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप एक 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम का कॉस्ट US और UK जैसे देशों में देखोगे तो वहां पर भी वो MBA से सस्ता होगा। और कितना सस्ता? ऑलमोस्ट हाफ। तो यहाँ पर आइडिया ये होती है कि 2 साल का MBA फाइनेंस या MBA मार्केटिंग करने की जगह आप 1 साल का मास्टर्स इन फाइनेंस या मास्टर्स इन मार्केटिंग कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है उसमें ज्यादा फोकस होता है और मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा कम होता है। सरल भाषा में बोलूं तो अ शॉर्टर, सिंपलर एंड मोर फोकस्ड वर्जन ऑफ द MBA,
बट विदाउट अ मैनेजमेंट फोकस। आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एक ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम की जिसके लिए मैंने खुद ने अप्लाई किया था, मैंने सीएफए करने के पहले। अब मेरे कुछ पुराने वीडियोस में मैंने ये कहानी आपको ऑलरेडी बताई है, बट अगर नहीं बताई तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, और इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो इससे पहले मुझे सीएफए प्रोग्राम के एग्जिस्टेंस का भी पता था, मैं यूके जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे कोविड हो गया। अब हुआ ये कि मैंने उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रखा था, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर्स भी मिले और एक यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिली। अब वो यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, और वो प्रोग्राम था मास्टर्स इन फाइनेंस। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का ये कहना था कि अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रोग्राम ऑप्टिमल है। वो क्यों? क्योंकि एज आई सेड यहाँ पर फोकस काफी ज्यादा होता है और ये प्रोग्राम सिर्फ 1 साल का होता है। अब यहाँ पर एक और खास बात यह है कि अब जाकर ये प्रोग्राम सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड हो गया है, यानी सीएफए इंस्टीट्यूट इसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ गुड प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। और मान लीजिए आगे जाके आप सोचते हो कि भैया मुझे सीएफए की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम काफी ज्यादा सूटेड होता है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, आपको मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो 1 ईयर मास्टर्स होते हैं एक बहुत फोकस्ड डिसिप्लिन में, जैसे फाइनेंसिस केस में, वहां पे आपको कौन सी सारी चीजें सिखाई जाती है। अब ऐसे आपको मास्टर्स इन मार्केटिंग भी दिया जाता है, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सारे डिसिप्लिन जो एमबीए भी कवर करता है उसके 1 ईयर मास्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और अब ये भारत में भी हैं। और एमआईएम की तरह अगर आप थोड़ी और फाइनेंशियल कमिटमेंट, थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो तो आप ये प्रोग्राम्स भारत के बाहर भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ऐसे प्रोग्राम स्कॉलरशिप पे करते हो तो आपको कोई खर्चा भी नहीं आता। अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स क्या होती है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, जो है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इस पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, अगर आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं देखा तो शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में है, एसेट मैनेजमेंट में है, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहते हैं, अगर आप अच्छे रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स के पैसे हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स एग्जिस्ट करता है, वो है सीएफए। अब इस कोर्स में आपको 3 एग्जाम्स देनी होती है और वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है ताकि आप एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की डेजिग्नेशन अर्न कर सको। सीएफए भी एक बहुत एक्सीलेंट एमबीए अल्टरनेटिव है। ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि एमबीए में एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए अनलॉक होती है, वो है नेटवर्क। अगर आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाते हो तो आपको आपके बैचमेट्स का नेटवर्क मिलता है, वहां के एलुमनाई का नेटवर्क मिलता है। वही सेम चीज आपको सीएफए में भी मिलती है, क्योंकि सीए की तरह सीएफए की भी एक मेंबरशिप होती है, एक बड़ी बॉडी होती है जहां पे आपको दुनिया भर के फाइनेंस प्रोफेशनल्स मिलते हैं। इनफैक्ट हमारे जो अगले कोर्सेज है इस वीडियो में जिनकी मैं बात करूंगा, वहां पर भी ये मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो वीडियो एंड तक देखना। अब सीएफए के बाद आप कौन सी सारी चीजें कर सकते हो? आप एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी में काम कर सकते हो, आप एक एनालिस्ट बन सकते हो, आप क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हो, आप अगर किसी दिन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक फंड मैनेजर का काम करना चाहते हो तो आप वो परस्यू कर सकते हो, आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले रोल्स में काम कर सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के अराउंड ए टू जेड जो सारी चीजें होती है वहां पर आप काम कर सकते हो, और सीएफए प्रोग्राम आपको वो करने इक्विप कर देता है। अब इसको करने खर्चा कितना आता है? ऑन एवरेज अगर आप कोई कोचिंग नहीं लेते और सारी एग्जाम्स एक अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हो तो आपको 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। एनीवे अगर आप सीएफए प्रोग्राम की ए टू जेड डिटेल्स चाहते हो तो मैंने इस पर एक कंप्लीट रोड मैप बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, जो है एसीसीए, विच स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सीएफए प्रोग्राम की तरह यहाँ पर भी आपको एक बंच ऑफ एग्जाम्स देनी होती है, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है, और उसके बाद आपको अपना डेजिग्नेशन दिया जाता है, विच इज अ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। अब यहाँ पर भी एक ग्लोबल बॉडी होती है, एक मेंबरशिप होती है, और वहां पर आपको एक बड़ा नेटवर्क मिलता है ऑफ अदर अकाउंटेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जैसे भारत में सीए होता है, एसीसीए अकाउंटिंग के फील्ड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये आपको मल्टीपल कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटी देता है। साइनिंग अथॉरिटी भारत में आपको सिर्फ सीए देता है, लेकिन एसीसीए जो है वो आपको मल्टीपल कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटी देता है और एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। इनफैक्ट अकाउंटिंग के फील्ड में ग्लोबली देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशंस माना जाता है। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल आया कि भैया एसीसीए और सीए में फर्क क्या है? ये सारी चीजें और एसीसीए कोर्स के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता दी है। तो अगर आपको अकाउंटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है, एसीसीए सुन के अच्छा लगा है,
तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वंस अगेन इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। अब ACCA करने ऑन एवरेज खर्चा कितना आता है? अगर हर एक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे, कोचिंग नहीं जाओगे, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा पड़ेगा। अब ACCA करने के बाद आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सिवाय अपनी खुद की प्रैक्टिस खोलना और साइनिंग अथॉरिटी के। मतलब ऑडिटिंग के ऑपरेशंस, अकाउंटिंग के ऑपरेशंस, कंप्लायंस रिलेटेड रोल्स में आप काम कर सकते हो। इनफैक्ट आप बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में भी काम कर सकते हो। और अब चलते हैं अगले कोर्स की तरफ, जो है FRM, विच स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। इस कोर्स को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स नाम की एक बॉडी ऑफर करती है, और CA, ACCA, CFA की तरह यहाँ पर भी एक मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में वो सारे लोग हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते हैं। ऐसे सारे लोग जो ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज में रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाता है, इसके सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। अब FRM एक ऐसा कोर्स है जो रिस्क के सब्जेक्ट पे मैक्सिमम फोकस करता है। जैसे पूरे दुनिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट फर्म्स होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, ऐसी कंपनीज जो दूसरों के पैसे हैंडल करती है। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारी कंपनीज जिनके पास इतने सारे लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे हैं, ये वो पैसे किस तरह यूज करते हैं और उन पैसों पर कितनी रिस्क ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको सॉल्व करना बिल्कुल कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स वो होते हैं रिस्क एनालिसिस के, रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क मिटिगेशन के। एक इंडिविजुअल को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज करके ये डिटरमाइन करना होता है कि इस फर्म के लिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क कितनी होती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2008 जैसी सिचुएशन फर्म्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स को, अपने फाइनेंशियल्स को हेल्दी रख के, ये सारी चीजें आप FRM में सीखते हो। वंस अगेन तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी वीडियो के टॉपिक रिक्वेस्ट सुनता है, और FRM पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, A to Z इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको FRM सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।